प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर सामाजिक विज्ञान का, और इसका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत सावधानी से इस पूरे प्रश्न पत्र को देखना, इसमें मैं आपको सारे आंसर्स बताऊंगा। हमने जो सॉल्यूशन दिए हैं आपको अभी तक, जिसमें आपका साइंस सब्जेक्ट जो है कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया गया है, हिंदी आपका कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया गया है। इसके अलावा जो है आपका हिंदी के अलावा आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट था एसकेटी संस्कृत जो है उसको कंप्लीट करा दिया गया है, और साथ ही साथ आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी कंप्लीट करा दिया गया है। ये सारे सब्जेक्ट आपके अभी तक कंप्लीट करा दिए हैं, और आपका जो एसएसटी है आप अभी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। इसके बाद आपका लास्ट पेपर जो है मैथ्स का आ जाएगा, और अन्य सब्जेक्ट के भी पेपर दे दिए जाएंगे। अगर आप कंप्लीटली एक्टिव होते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इन सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट फुल आंसर जो है इन सभी सब्जेक्ट के दिए जा रहे हैं, ठीक है। और ऑलरेडी अवेलेबल है चारों सब्जेक्ट, साइंस, हिंदी, एसकेटी और इंग्लिश, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी फुल सोल्यूशन के साथ अवेलेबल है, और साइंस का आप देखना जरूर वीडियो, और उसके नोट्स भी डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ एसएसटी का पेपर आप देख रहे हैं यहाँ पर। निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो 1815 की वियना संधि से जो संबंधित चीज है वो क्या है? नेपोलियन, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? तो इसका मुख्य महत्व क्या है? तो आंसर हो जाएगा हमारा संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी? तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? इसका रीजन हो जाएगा महामंदी के कारण, ठीक है। तो 100 ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100। अब इसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? तो आंसर हो जाएगा ये ब्रिटेन वुड्स जो था ये अमेरिका में स्थित था। तो अ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? ध्यान रखना, यहाँ पे अंडरलाइन भी किया है, नहीं है। तो इसका आज से जो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? कठोर संविधान जो है संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। तो सिक्स्थ क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? तो इसमें सामाजिक विभाजन का क्या कारण है हम बता सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर, धर्म भी है और भाषा भी है। तो अ और ब दोनों सही हो जाएंगे, 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं सातवें क्वेश्चन पे। यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, तो उसका अर्थ क्या होता है लैंगिक विभाजन का? तो समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, ये होता है लैंगिक विभाजन का अर्थ। अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम जो उदय हुआ वो हमारा फ्रांस से हुआ। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है यहां पर, ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा इसमें जो मतलब किसने माना है? ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें से हमें बताने हैं। तो सबसे ज्यादा खतरनाक जो था वो था ज्यूसेपी मैत्सिनी, ठीक है। तो द ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह क्या है? क्योंकि यह जो है नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और साथ ही साथ व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। यानी कि अ ब सही है, अर्थात मेरा ऑप्शन नंबर स सही है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो मृदा जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है ये कैसा है? तो ये नवीनीकरण योग्य संसाधन है। कैसा संसाधन है? नवीनीकरण योग्य संसाधन है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या हैं? तो मुख्य कारण जो आपको पंजाब का बताना है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे अधिक सिंचाई, ठीक है। बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का। 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 13वें पूछा गया, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? तो सबसे निम्नतम जो है वो है केरल की। तो यहाँ पे अ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को हम वर्गीकृत करते हैं उद्यम का स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, कि कौन किसका मालिक है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 क्वेश्चन जो है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? तो भूक्षरण का मतलब होता है मिट्टी का कटाव होना, यानी भूमि के मिट्टी का कटाव होना, जो कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये आपका ऑप्शन भूमि का अनउपजाऊ होना, ये भी भूक्षरण नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो है, आप जो है यहां पर बता सकते हैं, ठीक है। देखो, ये अगर कहता है डायरेक्ट ऑप्शन नहीं देता, तो आप क्या कर सकते हो, आंसर इसको दे सकते हो। आंसर मैं बता देता हूं, आंसर क्या दे दोगे। अगर ये क्वेश्चन अगर मान लो कि ये सही है, तो इस क्वेश्चन में हमें आंसर क्या देना है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, बता देता हूं मैं आपको। देखो, ध्यान से देखना है आपको। भूक्षरण का जो है, यहाँ पे देखिए, भूक्षरण से तात्पर्य क्या है, तो भूमि का अनउपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना और भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो योजनाबद्ध उपयोग तो क्षरण में नहीं आएगा। भूमि का दलदली होना भी आपका जो है भूक्षरण में नहीं आता है, और भूमि का उपजाऊ होना भी भूक्षरण में नहीं आता है। तो भूक्षरण में एक ही काम हो सकता है कि जो है भूमि जो है वहां से मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी है वो बह के हट जाए, तो वहां पर वो भूमि क्या हो जाए, अनउपजाऊ हो जाए। तो यहाँ पे अ ऑप्शन को हम सही कर सकते हैं, ठीक है। अ ऑप्शन यहाँ पे सही कर सकते हैं इन ऑप्शनों के हिसाब से। लेकिन भूक्षरण का मतलब, एक्चुअल मतलब जो होता है मिट्टी का कटाव, क्या होता है हमारा, जो हमारी मिट्टी होती है उसका कटाव। तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी का कटाव, यहाँ पे लिख सकते हैं मिट्टी का कटाव, ये रियल आंसर है आपका, मिट्टी का कटाव। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से भूमि का अनुपजाऊ होना, क्योंकि मिट्टी का कटाव होगा तो भूमि क्या होगी, अनुपजाऊ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम सही कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो गोंडवाना जो है, इसका जो है जमाव चंबल घाटी में नहीं पाया जाता है, तो द ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? तो ये लक्ष्य कौन सा होगा, तो हमारा जो होगा, भूमिहीन जो आदमी है उनके लिए अधिक मजदूरी जो है उनका जो है विकास का मुख्य लक्ष्य होगा। जब भूमि नहीं है तो क्या होगा, आपका अधिक मजदूरी करना पड़ेगा उनको। नेक्स्ट जो पार्ट है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? तो निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? तो विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, ये जो है लक्षण नहीं है। तो स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पार्ट है 19वां, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं, परंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन सा नहीं है? तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, देखो ध्यान रखो, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यहां पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 20वां जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, सही बात है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण किया गया, ये भी सही है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई या सुदृढ़ हुई, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं, डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें आते हैं हम बड़े प्रश्नों की तरफ। खंड ब स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर जो खंड ब है इसको देखिए, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न है। पहला है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको प्रथम विश्व युद्ध के महामंदियों की समीक्षा करते हैं। तो आर्थिक महामंदी का अर्थ किसी देश की ऐसी आर्थिक दशा से है जब उत्पादन में भारी वृद्धि, क्या होती है, उत्पादन में भारी वृद्धि, लोगों की क्रय शक्ति में गिरावट और जो आपका मुद्रा के वास्तविक मूल्य में कमी आ जाए, ऐसी आर्थिक महामंदी 1929 में अमेरिका में आई थी और इसने समस्त विश्व को जो है ग्रास बना लिया, निगल लिया, जिसके कारण इसे महामंदी कहा जाता है। पहली बात तो हमें महामंदी को समझ लेना है। उसके बाद जो है इसके जो महामंदी के कारण है उसको हम बताते हैं। तो महामंदी के कारणों में क्या हो जाएगा, युद्ध द्वारा उत्पन्न स्थितियां। तो इसमें क्या हो जाए, प्रथम युद्ध काल में सेना से संबंधित वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण भारी औद्योगिक प्रसार किए गए और युद्ध के बाद उद्योग अपनी सामान्य स्थिति में आ गए। सैनिक और युद्ध संबंधी माल की मांग में तीव्र कमी के कारण आर्थिक मंदी का जन्म हुआ। पहला कारण आप बताएंगे। दूसरा है कृषि में अधिक उत्पादन। तो महामंदी के लिए उत्तरदायी घटकों में से एक जो है कृषि संबंधी अति
उत्पादन भी था। इससे कृषि वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आई, जिस और मतलब ज्यादा उत्पादन होगा तो कमी तो होगी, और कीमतें घटने से कृषि संबंधी आय भी घट गई, जिसके कारण किसानों ने अपना उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की ताकि वे अपनी समग्र आय स्तर को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में उत्पादों को बाजार में ला सके। इससे बाजार में कृषि उत्पादों की आमद बढ़ी, कीमतें और नीचे चली गईं और खरीदारों के अभाव में उपज जो है सड़ने लगी। समझ गया? आपको ये समझना है कि जो इसमें बताई जा रही है चीजें वो आपको कहीं नहीं मिलेगी आसानी से। और दूसरी बात है, जो भी ये सॉल्यूशन शायद ही कोई आपको यूट्यूब पे देंगे, लेकिन अगर देते भी हैं तो वो यहीं से ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने सारे सॉल्यूशंस करवाए थे तो लोगों ने यहीं से कॉपी करना शुरू किया था, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं जो अपने आप को जो है प्रॉपर गाइड नहीं करते हैं और बच्चों को केवल बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिखा देते हैं, ये ऐसा पेपर आएगा, ऐसा पेपर आएगा। अरे भैया, बच्चों को भी पता है ऐसा पेपर आएगा। बोर्ड ने मॉडल पेपर जब जारी किया है तो बता रखा है कि ऐसा पेपर आएगा, लेकिन जब बोर्ड ने ये जारी करके बताया है तो आपको ये समझना है कि ये जो पेपर है इसका सॉल्यूशन कैसे कराना है। इसमें तीसरा जो पॉइंट लेंगे हम, ऋणों की कमी। तो 1920 के दशक के मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका से ऋण लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। जब स्थिति ठीक थी तो अमेरिका से ऋण जुटाना सरल था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों में खलबली मच गई और 1928 के पूर्वाध तक विदेशों में अमेरिका का ऋण 1 अरब डॉलर था। साल भर के भीतर यह ऋण घटकर केवल 1/4 रह गया था। जो देश अमेरिकी ऋण पर सबसे ज्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया। इसके बाद हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं, अनेक विध प्रभाव, यानी मल्टी इफेक्ट बोलते हैं। तो बाजार से ऋणदाताओं के उठ जाने से अनेक विध प्रभाव सामने आए। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए और मुद्रा लुढ़क गई, यानी कि जो अभी डॉलर का भाव जो बढ़ रहा है अब वो उस समय घट गया था, और ब्रिटिश पाउंड भी इस झटके से नहीं बच सका था। लेटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि व कच्चे मालों की कीमतें तेजी से गिरी। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूलने लगी, जिससे विश्व व्यापार की कमर ही टूट गई। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसके इफेक्ट बता सकते हैं। इसके बाद आते हैं इसके अथवा पार्ट पे। अथवा पार्ट में जो है 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा करनी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के जो महामंदी के प्रभाव क्या थे वो हमने बताए हैं। पहला जो है, महामंदी का भारतीय व्यापार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 1928 से 1934 के मध्य भारत के आयात तथा निर्यात घटकर आधे रह गए। इसी दौरान भारत में गेहूं की कीमत में भी 50% तक की कमी आ गई। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव उन काश्तकारों पर पड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करते थे। तीसरा पॉइंट है, बंगाल में जूट का उत्पादन करने वाले लोगों पर भी महामंदी का विनाशकारी प्रभाव पड़ा। जूट की कीमतों में 60% की वृद्धि हुई, जिस कारण जूट उत्पादक बर्बाद हो गए तथा, यानी कि जो जूट के उत्पादक थे, जो बनाते थे जूट, यानी उपजाऊ करते थे या फिर जो जूट की खेती करते थे, वो बर्बाद हो गए तथा पहले से भी अधिक कर्ज में डूब गए। इसके ये सारे के सारे भारत पे प्रभाव बताए जा रहे हैं। इसके बाद आर्थिक महामंदी के दौरान कृषि उत्पादों की कीमतों में बहुत अधिक कमी आई, परंतु औपनिवेशिक सरकार ने लगान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की। परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहे असंतोष को देखते हुए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए काश्तकारों को अपनी जमीन को जमींदारों के पास गिरवी रखने व जेवर बेचने के लिए विवश होना पड़ा, और सरकार ने राष्ट्रवादी खेमे में दबाव में उद्योग की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए, जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तीव्रता नजर आई। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको अच्छी तरह से लिख देने हैं। आप अपना जो हाफ ईयरली एग्जाम पेपर है उसके क्वेश्चन आप जो है भेज सकते हैं पीडीएफ बना करके। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, तो स्क्रीन पे जो डिस्प्ले नंबर है उस पे आप जो है पीडीएफ आपका जो है, आप जब भी हाफ ईयरली पेपर भेजेंगे, हाफ ईयरली पेपर भेजते हैं
तो हाफ ईयरली का पीडीएफ जो बनाएंगे वो साफ होना चाहिए, साफ होगा आपको उसके सॉल्यूशन जो है कंप्लीट दे दिए जाएंगे ताकि आप लोग उससे भी तैयारी कर पाएं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ आपका जो प्री बोर्ड होगा उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोनों के लिए पढ़ने हैं। बाकी मैं प्री बोर्ड के भी एग्जाम पेपर्स आपके लिए दे दूंगा, साथ ही साथ बोर्ड के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो भी दे दूंगा। तो समय अनुसार सब कुछ दे दिया जाएगा। अभी जो वीडियोस दिए गए हैं पहले सबसे पहले इनको पूरे यूपी में हर छात्र के पास में ये होना चाहिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो यहां पर देखिए, प्रत्येक समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वो छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो, भले ही सामाजिक विभाजन ना हो, यानी कि सामाजिक जो समाज है वो टुकड़ों में ना बटा हो, लेकिन फिर भी सत्ता की जो है साझेदारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि सत्ता का विभाजन लोकतांत्रिक अवस्थाओं के लिए ठीक होती है और सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का आशय होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता का बंटवारा या मतलब बांटा जाए, सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी प्रकार रहें। ठीक है, वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं। सत्ता को अपनी नीति निर्धारित करने से पूर्व सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना समाहित करनी आवश्यक है। इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार शासन में उसी शासन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की साझेदारी और प्रतिभागिता हो। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी अत्यंत आवश्यक है। इससे प्रत्येक समूह स्वयं को प्रशासन का अंग समझता है तथा सफलता हेतु प्रयासरत रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सत्ता के साझेदारी जो है लोकतंत्र की आत्मा है। या आप चाहें तो लास्ट लाइन में भी लिख सकते हैं। इसके अथवा में जो पूछा गया है, जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जाति में राजनीति और राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना करनी है। तो सबसे पहले हम जाति में राजनीति की बात करेंगे। तो जाति में राजनीति की भूमिका, तो यहाँ पर देखिए समझिए इसको, बहुत आसान शब्दों में मैंने यहाँ पर जो है सॉल्यूशन दिया है और इसको मजा आने वाला है। आप लोग क्या वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हो और आपको क्या होता है कि आपको जो है आधा समझ में नहीं आता और कई बच्चों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। क्या करते हैं यार, चलो यार स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, मजा आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, मैं जब 1 घंटे का आधे घंटे का वीडियो बनाता हूँ तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों के लिए ही हम ये जो है मेहनत करते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना सीखिए। यहाँ पर जो है जाति में राजनीति की भूमिका क्या है, तो यहां पर देखिए पहला जो हम लिख सकते हैं, हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है। कोई भी जाति हो, आपकी जाति हो, किसी की भी जाति हो, वो हर जाति अपने आप को बड़ा बनाना चाहती है। अतः पहले वे अपने समूह जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। समझ में आ गया कि हर जाति को खुद को बड़ा बनाना है। अगर उसको बड़ा बनाना है तो वो जो पहले से ही उसने अपने समूह के जिन उपजातियों को, यानी कि जो सब कास्ट हैं, उनको जो दूर रखा था या छोटा समझती थी, उनको क्या करते हैं, वो अपने साथ में लाने की कोशिश करते हैं। जाति में राजनीति की भूमिका की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा है, चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है और इस तरह उनके बीच संवाद और मोलतोल होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में हम बता सकते हैं, इस प्रकार जाति में राजनीति कई तरह की भूमिकाएं निभाता है और एक तरह से यह चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं। तो हमने बताया पहले पॉइंट में आपको जाति में राजनीति की भूमिका, 2 पॉइंट बता दिए। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2+2 के हिसाब से आपको मिलेगा। राजनीति में जाति की भूमिका, जाति में राजनीति की भूमिका आपको 2 नंबर में 2 पॉइंट में लिख देंगे। और राजनीति में जाति, ये थोड़ा सा 3-4 पॉइंट है इसमें, तो हम 3-4 पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। हमें 2-3 ही पॉइंट लिखने हैं, हमें क्वेश्चन के हिसाब से ही आंसर को लिखना है। अब राजनीति में जाति की भूमिका की बात करते हैं। तो जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब जो है ध्यान में रखती हैं, ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाएं। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनमें
विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। दूसरा जो है राजनीति में जाति की भूमिका में हम क्या लिख सकते हैं, राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। इसी कारण कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जब समय आता है तो हम आपके लिए कर देंगे, हम हिंदू के साथ हैं, हम मुसलमान के साथ हैं, हम यादव के साथ है, तो हम बनिए के साथ है, तो हम गुजर के साथ है, तो हम जाट के साथ है। ये समय आप जानते ही हो, इसी वजह से तो ये आंदोलन होते हैं पूरे संसार में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ये जातिवादी, ये राजनीति की भूमिका जो है, यही बहुत बड़ा गड़बड़ है। ठीक है, और इसको भी समय आने पर लोग समझ जाएंगे, जैसे जैसे अब हमारी आधुनिक दुनिया है, जो लोग ये पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, तो वो समझेंगे, और आने वाले समय में जो भी गुजर हैं, जाट हैं, या फिर कोई भी कास्ट के हैं, वो कोई आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझ चुके होंगे कि ये सब राजनीति का खेल है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। इसमें अगला जो पॉइंट हम लिख सकते हैं, सर जो आपका राजनीति में जाति की भूमिका क्या है, अच्छा, सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति के एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। यानी कि जब ये वोट डालने का जब अधिकार दिया गया, वयस्क मताधिकार, और इसमें यह भी बताया गया कि एक व्यक्ति एक ही वोट जो है डाल सकता है, तब जाके राजनीतिक दलों को विवश होना पड़ा कि वो राजनीतिक समर्थन अगर उनको चाहिए तो लोगों को जो है गोलबंद करें, यानी कि लोगों से मिले जुले उनको इकट्ठा करें। और इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा होती है जिन्हें अभी तक छोटा या नीचा माना जाता था। तो ये जब करती है राजनीतिक दल, तो वो जातियां भी वो पकड़ती है जिनको कोई नहीं पूछता था, जिससे वो जो छोटी जातियां थी उनमें चेतना पैदा हो जाती है जिनको नीचा माना जाता था। ठीक है, और भी है आपका, देश के किसी भी एक संप्रदाय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोग का बहुमत नहीं है। कहीं भी किसी भी जगह पे एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं होता है। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जातियां, अलग अलग लोग, अलग अलग परिवेश में रहते हैं, और आपके आसपास में भी अलग अलग जाति का, ऐसा नहीं कि आपका मकान है, बगल में भी आपकी जाति का मकान है, उसके बगल में भी आपकी जाति का मकान है, उसके बगल में भी आपकी जाति का, ऐसा नहीं है। एक ही गाँव में 50 जातियाँ, 10 जातियाँ, 20 जातियाँ, 15 जातियाँ आपको अलग अलग मिलेंगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो देश के किसी भी एक संसदीय, यहां पर हमने मान लिया, अच्छा, देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। वो जाति पे निर्भर नहीं रह सकते, समुदाय पे निर्भर नहीं रह सकते, उनको लोगों पर भरोसा करना पड़ेगा, वो चाहे किसी भी कास्ट के हों। इन बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि राजनीति में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बताया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के परिक्षेप में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों में अपना मत जो है स्पष्ट करना है। तो हम देखो, किसी देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, यानी कि प्रत्येक जो आपका सेक्टर है, जिसको हम प्राइम क्षेत्रक जो होता है, तो प्रत्येक क्षेत्रक में, यानी कि प्रत्येक क्षेत्रक कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ने लगा। हम ऊर्जा के सीमित, हमने तो बता दिया कि जो आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता क्या है ऊर्जा की, ठीक है ना, विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए। अब जो है हमें जो है संरक्षण के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्यायगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्ण निम्न उपायों को अपनाना होगा, जिसमें हमारा पहला हो जाएगा, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें। दूसरा, जब कोई प्रयोग ना हो रही हो तो बिजली बंद करें। तीसरा, विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करें। चौथा, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करें, अधिक प्रयोग करें। और साथ ही साथ जो है आपका पांचवा, आखिरकार ऊर्जा ही जो है बचत, आखिरकार ऊर्जा की ही बचत जो है ऊर्जा का उत्पादन है। तो ये हमारे सारे पॉइंट हो गए, तो इन पॉइंटों को हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट लिख देंगे और साथ साथ में ये समझा देंगे कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा जो है आधारभूत आवश्यकता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके अथवा पार्ट में आते हैं। तो यहाँ पर अथवा पाठ में, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। तो देखिए,
परिवहन और संचार के साधनों को किसी भी राष्ट्र और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, क्योंकि ये साधन जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और किसी राष्ट्र के विकास की पहचान है। परिवहन और संचार व्यापार के विस्तार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। परिवहन और संचार जो है व्यापार के विस्तार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। परिवहन और संचार के विकास ने वैश्वीकरण को जन्म दिया है। संचार और परिवहन में तेजी से वृद्धि ने हर देश के लोगों की जीवन शैली में सुधार किया है। रेलवे, जल मार्ग, वायु मार्ग, समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट ने दुनिया को हमारे दरवाजे पे ला दिया है और सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दिया है। भारत जैसे, आप चाहें तो इनको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में परिवहन और संचार के उन्नत साधनों से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मदद मिली है। किसान कम समय में अपने माल का परिवहन करने और अधिक पूंजी अर्जित करने में सक्षम है। भारत अपने बेहतर वायु मार्ग और रेलवे के कारण भी पूरी दुनिया से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। परिवहन और संचार के साधनों के कारण ही स्थानीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है और जो हर देश के आर्थिक विकास के लिए उत्कृष्ट है। परिवहन कम समय में कामकाजी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की अनुमति देता है। परिवहन माल को उनकी आपूर्ति स्थानों तक ले जाने की अनुमति देता है। संचार के आधुनिक संसाधनों के माध्यम से सूचना और ज्ञान के आदान प्रदान ने लोगों को अधिक जागरूक बना दिया है। वे वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान बहुत तेजी से करते हैं। उदाहरण के लिए ऑनलाइन डिलीवरी सेवा। ठीक है, तो यहां वस्तु और सेवाओं लिख दोगे, यहां वस्तु नहीं था, ठीक है, डबल वस्तु हो गया। अब इसके बाद में बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार प्रबंध करती हैं, विवेचना कीजिए। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपने उत्पाद की जो है उत्पादन लागत को कम रखने के लिए क्या करती हैं वो हमें बताना है। तो देखिए, पहला पॉइंट हम लिख सकेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों में उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उदाहरण जैसे चीन, बांग्लादेश, भारत जैसे देश। ये देश सस्ते विनिर्माण स्थानों का लाभ भी प्रदान करते हैं। पहला काम तो ये करती है। दूसरा जो है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने माल की उत्पादन लागत को कम रखने के लिए कुछ स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन स्थापित करती हैं। उदाहरण के लिए फोर्ड मोटर्स ने 21,700 करोड़ रुपए में महिंद्रा एंड महिंद्रा के संयोग से चेन्नई के पास एक बड़ा संयंत्र स्थापित किया। इसके बाद जो है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी अपने विनिर्माण सामानों के लिए निकटवर्ती बाजारों की आवश्यकता होती है, जिससे माल के उत्पादन की लागत जो है कम हो जाती है। जब बाजार पास में होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन जब लागत कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सामान की कीमत भी कम हो जाएगी। इसके बाद में, इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी कौशल इंजीनियरों और इसके कर्मियों और बड़ी संख्या में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की आवश्यकता होती है जो ग्राहक और सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। भारत संभवतः इस क्षेत्र में सबसे ऊपर है और इसमें ये सभी कारक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उत्पादन की लागत में 30 से 40% तक बचाने में मदद करते हैं। तो ये सारे पॉइंटों को हम लिख देंगे। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अथवा में। अथवा है, अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में व्याख्या कर देनी है। तो अच्छे बाजार की क्या क्या विशेषता हम बताते हैं। अच्छे बाजार ऐसे बाजार होते हैं जिनमें खरीदार और विक्रेता दोनों वस्तु और सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। ये तो बाजार, अच्छे बाजार की डेफिनेशन हो गई, या बाजार की डेफिनेशन भी आप बोल सकते हो। अच्छा, अच्छे बाजार के निम्न लक्षण होते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं हम बताए थे। प्रमुख लक्षण, पहला, मूल्य में सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारक शामिल होने चाहिए ताकि खरीदार और विक्रेता दोनों संतुष्ट हो सकें। दूसरा, सूचना की उपलब्धता। एक अच्छे बाजार में सटीक और समय पर जानकारी होनी चाहिए ताकि खरीदार और विक्रेता दोनों त्वरित और सूचित निर्णय ले सकें। तीसरा, तरलता। एक अच्छे बाजार में पर्याप्त तरलता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, संपत्ति को तत्काल उस कीमत पर खरीदा या बेचा जा सकता हो जब किसी संपत्ति को शीघ्र बेचने या खरीदने की आवश्यकता हो। इसके बाद में लागत। एक अच्छे बाजार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेन देन की लागत कम हो। इसके बाद में आकार। एक अच्छे बाजार का आकार जितना बड़ा होगा वो उतना अच्छा होगा। इसके बाद तत्कालिकता। तो यहाँ पर तत्कालिकता में क्या हो जाएगा, लोगों को एक अच्छे बाजार में उत्पादों की जितनी जल्दी जरूरत हो उतनी तत्कालिक उपलब्धता होनी चाहिए। तो ये तत्कालिकता में आ गया। तो ये सारे पॉइंट हम लिख देंगे। अगले पॉइंट की बात करें, वर्णनात्मक प्रश्न 2 नंबर। ठीक है,
तो यहाँ पर लगभग 100-150 बोल रहा है शब्दों में उत्तर देना है, बाकी हम देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे और इसे उन्होंने क्यों स्थगित किया? तो देखिए, असहयोग आंदोलन के कारण पहले बताएंगे। युद्धोत्तर भारत में असंतोष था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता ने पूरा सहयोग दिया था और भारतीय सैनिकों के योगदान के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध में जो है अंग्रेजों की विजय हुई थी। भारतीयों को यह विश्वास था कि युद्ध के समाप्त होने के बाद, क्योंकि भारतीयों ने मदद की है उनकी, तो भारतीयों को यह विश्वास था कि युद्ध के समाप्ति के बाद ब्रिटेन भारत को दिए गए वचनों का पालन करेगा, उनको स्वशासन दिलाएगा, यानी कि उनको स्वतंत्रता दे देगा। परंतु ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वशासन के नाम पर मांटफोर्ट सुधार ही किए, जिससे भारतीयों में असंतोष फैला, पहला कारण। दूसरा, जनता में निराशा व असंतोष का माहौल। ब्रिटिश सरकार के द्वारा युद्ध व्यय के रूप में बलपूर्वक भारी मात्रा में धन की उगाही की गई, क्योंकि युद्ध हो रहा था तो उनको पैसों की ज्यादा जरूरत थी, तो उन्होंने बलपूर्वक ज्यादा धन उगाने की कोशिश की ब्रिटिश ने। तो मुद्रास्फीति के कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में असाधारण वृद्धि होने के कारण जनता का प्रत्येक वर्ग आर्थिक कष्ट से गुजरने लगा और इस स्थिति के लिए ब्रिटिश सरकार को उत्तरदायी माना जाने लगा। इसके बाद जो है रॉयल्ट एक्ट 18 मार्च 1919 को एक अधिनियम पारित हुआ, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके मनमाने समय तक जो है जेल में रखा जा सकता था। नजरबंद का मतलब जेल में रखा जाता था, और भारत में सभी वर्गों एवं समुदायों द्वारा इसका विरोध किया गया। यह भी इसका रीजन था। कौन सा रीजन हम बात कर रहे हैं? असहयोग आंदोलन के रीजन, ठीक है। इसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसने तो पूरा हिला ही दिया था। रॉलेट एक्ट तथा सरकार के सत्याग्रहियों के विरुद्ध चलाए गए दमन चक्र के विरोध हेतु, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, जो भारतीय थे वो रॉलेट एक्ट और सरकार के सत्याग्रही जो बन रहे थे, मतलब जो भारतीय सत्याग्रही कर रहे थे और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो खड़े थे, इन लोगों के विरुद्ध जो है चलाए गए दमन चक्र के विरोध में जो है ब्रिटिश सरकार ने 13 अप्रैल 1919 को जो है क्या करा, अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सार्वजनिक सभा में सैनिकों के साथ में जनरल डायर के आदेश पर जो है अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें जो है 800 लोग, लगभग 800 लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। और इस कांड ने ऐसे असंतोष को जन्म दे दिया जो असहयोग आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था? तो ये रीजन इसका ये था, उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में हिंसक भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें पुलिस और आंदोलन के प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प के दौरान 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। गांधी जी को ऐसा लगा कि लोग जो है अहिंसा के माध्यम से सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार नहीं है, अहिंसा के साथ नहीं करना चाहते। तो लेकिन मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे कई नेता हिंसा की इस छुटपुट घटनाओं के कारण आंदोलन को स्थगित करने के खिलाफ थे, लेकिन परंतु गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास करते थे। अतः इस हिंसात्मक घटना से उन्हें जो है आघात लगा और उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद में गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, तो ये था आंदोलन को वापस लेने का कारण। अथवा में जो पार्ट पूछा गया है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है और सत्याग्रह पर गांधी जी के क्या विचार थे, इसको बड़े अच्छी तरीके से पढ़ना। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के शब्दों में सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं, सत्याग्रही शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता, सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। ये है गांधी जी के शब्द। ठीक है, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य प्लस आग्रह, आग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह करना। महात्मा गांधी के विचार से सत्याग्रह का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है, और महात्मा गांधी इसके प्रबल समर्थक थे। और उनके अनुसार सत्याग्रह का आशय इस प्रकार था, जिसमें हम पहला पॉइंट में हम उनका आशय लिख सकते हैं, फिर दूसरे पॉइंट में छोटे छोटे हैं। यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो आपको अपने उत्पीड़क का मुकाबला, जो आपको कष्ट दे रहा है, तो उत्पीड़क का मुकाबला करने के लिए किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के प्रतिशोध की भावना अथवा आक्रामकता का सहारा लिए बिना एक सत्याग्रही केवल अहिंसा के माध्यम से ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए अहिंसा के मार्ग से अपने शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए,
न केवल शत्रु को अपितु सभी लोगों को हिंसा के माध्यम से सत्य को स्वीकार करने के स्थान पर सत्य को देखने और उसे सहज भाव से स्वीकार करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। और दूसरे पॉइंट में गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाकर किए गए संघर्ष में सत्य की ही जीत होती है। ये गांधी जी ने कहा है कि गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाकर किए गए संघर्ष में सत्य की ही जीत होती है। और उनका यह अटूट विश्वास था, अहिंसा का धर्म सभी भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो ये था गांधी जी के विचार अपने जो है सत्य के ऊपर। अब यहां पे देखिए, छठा क्वेश्चन जो है, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है और इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख। लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार एक ही नाम है इनका, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। सामान्य तौर पर लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। लोकतांत्रिक सुधारों को नागरिकों के अधिकार के रूप में माना जाता है और लोकतांत्रिक सुधार हमेशा लोकतांत्रिक सिद्धांतों को और अधिक मजबूत बनाते हैं। तो हमने बताया लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है। अब बताएंगे हम इसके लिए उठाए जाने वाले कदम। तो देखिए, लोकतंत्र सुधार या जो है राजनीतिक सुधार के लिए उठाए जाने वाले निम्न कदम है, जिसमें पहला कदम है लोकतंत्र सुधार या फिर राजनीतिक सुधार में कानून की महत्वपूर्ण भूमिका है। कानून में सावधानी पूर्वक तैयार किए गए परिवर्तन गलत राजनीतिक प्रथाओं को समाप्त करने और अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन केवल कानून संवैधानिक परिवर्तन ही लोकतंत्र के लिए चुनौतियों को दूर नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक सुधार मुख्य रूप से राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पार्टियों, आंदोलनों और राजनीतिक रूप से जागरूक नागरिकों के भागीदारी द्वारा किए जाने चाहिए। ध्यान रखना है कि केवल कानून द्वारा नहीं होता है, बाकी ये भी जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे अच्छे कानून वे हैं जो लोगों को राजनीतिक सुधार सबसे अच्छे कानून वो हैं जो लोगों को राजनीतिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम एक ऐसे कानून का एक अच्छा उदाहरण है जो लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है और लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में इसके क्या क्या कार्य हैं, यानी कि इसके किसके सरकार के क्या क्या कार्य हैं। और तीसरा जो है लोकतंत्र सुधार या राजनीतिक सुधार का मुख्य फोकस लोकतांत्रिक व्यवहार को मजबूत करने के तरीकों पर होना चाहिए। और चौथा जो है लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में न केवल इस बारे में सोचना चाहिए कि एक अच्छा समाधान क्या है, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि इसे कौन और कैसे लागू करेगा। तो इस तरह से जो हम इसके आंसर को लिख सकते हैं। इसके अथवा पार्ट में जो है वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। तो जब देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाए जाते हैं तथा चुनाव के माध्यम से चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार जब शासन में भागीदारी लेती है तो उस तरह के शासन को वैध शासन कहा जाता है। ध्यान रखना वैध शासन की डेफिनेशन को। दूसरे शब्दों में जनता की सरकार को ही वैध शासन कहा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है और तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा भी मिलता है। इन्हीं आधारों पर लोकतांत्रिक सरकारें अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी तथा जिम्मेदार पूर्ण होते हुए वैधानिक सरकारों का निर्माण करती हैं और लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार बनाता है। इसीलिए लोकतंत्र सरकार को वैध सरकार भी कहा जाता है। इसे निम्न बिंदुओं की सहायता से समझा जा सकता है। इसमें पहला जो है उत्तरदायी सरकार। तो उत्तरदायी सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो जिम्मेदार हो अथवा जो अपने कार्यों अथवा निर्णयों को सिद्ध कर सके। लोकतांत्रिक सरकार लोगों अथवा संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो सरकार का गठन करते हैं तथा यदि वे लोग की इच्छा के अनुसार कार्य ना करें तो लोगों को उसे बदल देने का भी अधिकार होता है। ठीक है। इसके बाद जिम्मेदार सरकार। जिम्मेदार सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो लोगों की आवश्यकताओं तथा
उम्मीदों की तरफ सकारात्मक रूप से ध्यान देती है और सरकार ऐसे निर्णय लेती है, नीतियां बनाती हैं जो लोगों को मंजूर हो। इसके अंतर्गत जब भी आवश्यकता पड़े लोग निर्णय लेने में भाग ले सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका अंतिम वैध सरकार। तो वैध सरकार निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करती है, अर्थात प्रतिमानों जो मापदंड है अर्थात मापदंडों तथा सही कार्य प्रणाली को अपनाकर ही निर्णय लेती है। कहने का तात्पर्य यह है कि नागरिकों को यह जानने की स्वतंत्रता होती है कि क्या निर्णय सही कार्य प्रणाली के द्वारा लिया गया है और इसे पारदर्शिता कहते हैं। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या अर्थ है और वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का जो हमें जिक्र करना है। तो आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है और विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के इस परस्पर जुड़ाव को ही हम वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वैश्वीकरण द्वारा ही विश्व अर्थव्यवस्था, ध्यान रखना ये चीज, वैश्वीकरण द्वारा ही विश्व अर्थव्यवस्था के साथ राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का एकीकरण होता है। इसे भूमंडलीकरण या विश्वव्यापीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, वैश्वीकरण भी कहा जाता है, भूमंडलीकरण भी कहा जाता है, विश्वव्यापीकरण भी कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है। एक ही चीज के चार चार नाम। इसके बाद इसके पड़ने वाले प्रभाव को बात करते हैं। तो भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभाव, 1990 के बाद वैश्वीकरण का युग आया और भारतीय किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हुई जिसने आर्थिक परिवेश को ही बदल दिया। चाय, कपास, चावल, कॉफी, जूट और मसाले मुख्य आदि उत्पादन थे, परंतु फिर भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा यानी स्पर्धा करने में असमर्थ थी, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाने लगी। लेकिन कुछ समय बाद वैश्वीकरण से निम्न सकारात्मक प्रभाव भारतीय कृषि पर देखने को मिले, जिसमें पहला था आधुनिक यंत्रों तथा नई तकनीकों का प्रयोग। कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि यंत्र तथा नई तकनीकों का प्रयोग होने लगा, जिससे फसलों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। फिर निर्यात में वृद्धि हुई। जब फसल उत्पादित होगा तो वैश्वीकरण से भारत के कई कृषि उत्पादों के निर्यात में काफी वृद्धि हुई, जो आप नाम भी कुछ उत्पादों के लिख सकते हो। उत्तम बीजों का प्रयोग हुआ। तो यहां पे हम बता सकते हैं कि उत्तम बीजों का प्रयोग, तो उत्तम बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ गई, जिससे किसान को अपने उत्पादन का पहले से ज्यादा मूल्य प्राप्त होने लगा। चौथा जो इसका फायदा क्या हुआ, फसल उत्पाद पर बल दिया जाने लगा। आज किसान उसी फसल के उत्पादन पर बल देते हैं जिससे उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के प्रभाव भारतीय कृषि पर अधिक पड़ा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अथवा पाठ पे। अथवा पाठ में भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए उन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का जो है वर्णन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोटे अनाज की। तो भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज तथा भौगोलिक परिस्थिति, तो ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतया रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा यानी कि आपका आयरन, कैल्शियम और साथ ही साथ सूक्ष्म पोषक और भूसी भी मिलती है। तो हमने बताया पहले कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख हम करते हुए उसके भौगोलिक को बताते हैं। तो हमने तो बता दिया क्या क्या है। अब ज्वार की बात करते हैं। तो इसमें ज्वार है, बाजरा है, मक्का है और रागी, चारों को हम बता देंगे। तो क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। ध्यान रखना है आप सबको, इनमें से एमसीक्यू बनता है। ठीक है, एमसीक्यू बहुत सारे बनेंगे, इनके बीच में से ध्यान रखना है। मेन एग्जाम में और प्री बोर्ड में कुछ क्वेश्चन यहां से भी एमसीक्यू उठाए जाएंगे। बाजरा, यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह जो है यहाँ पे मैंने यहाँ पे बता दिया है, नीचे भी बता सकते हैं इसको, तो इसको आप हटा भी सकते हो बाजरे को। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दमोट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, चाहे अलग से मैंने एक लाइन में लिख दिया है। रागी प्रमुख उत्पादक राज्य है कर्नाटक, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश है। यह लाल, हल्के काले और रेतीली दमोट पर उगाया जाता है। यहाँ पे भी मैंने बता दिया है, आप जो है काली मिट्टी ये सारे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं हम, इसकी आवश्यकता आपको नहीं है तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है,
आपको इसको नहीं लिखना है, आप ऊपर वाला जो है वो लिख लेंगे। यहाँ पर ये मैंने राज्य जो दिए हैं वो जरूर यहाँ से लिखोगे आप, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको केवल इतना ही लिखना है, अरुणाचल प्रदेश है, और रागी जो फसल है ये शुष्क प्रदेशों की फसल है, और ये लाल काली बलुआ दमोट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है, ठीक है। रागी हो गया। अब मक्का की बात करते हैं। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है। कौन सी? मक्का। मक्का एक ऐसी फसल है जो खाने और चारे के रूप में प्रयोग होती है। यह एक खरीफ की फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। ध्यान रखना ये सारी चीजें। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है, और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है मक्का के मुख्य उत्पादक राज्यों में से हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मानचित्र के भी इसमें जो है आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मानचित्र में आप बता सकते हो, मक्का बोले मक्का कहाँ उगाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए इन चारों में से, पांचों में से कोई भी एक नाम जो है आप बता सकते हैं। इसके बाद जो है बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर देने हैं। तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार है, हम इस कथन से सहमत है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं उनके द्वारा निर्मित होती है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। असंगठित क्षेत्र में कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्राय नियमित नहीं होते हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? उनका जो है भेदभाव हो रहा है उनमें, ठीक है। और रोजगार सुरक्षित नहीं है, श्रमिकों को बिना किसी कारण जो है काम से हटाया जा सकता है। तो ये तो हमने बताया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको और डिस्क्राइब करते हैं। असंगठित क्षेत्र में काफी संख्या में लोग जो है अपने छोटे कार्य जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिक को लगाते हैं। परंतु सन 1990 में यह भी देखा गया कि जो संगठित क्षेत्र थे, तो अभी तो हम बात करते थे कि जो आपके असंगठित क्षेत्र हैं, लेकिन 1990 में क्या देखा गया कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं और ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं। अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक जो है रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों के संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषक, श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाईदारों और कारीगरों जैसे कि बुनकर, लुहारों, बढ़ई और सुनार से रचित होता है। और भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरणों और साख भंडार सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों, हमने ग्रामीण का बता दिया, अब शहरी क्षेत्रों की बता रहे हैं। इससे पहले हमने जो है ग्रामीण का बताया था। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमने ग्रामीण का भी बताया था। यहाँ पे देखो, ये रहा असंगठित क्षेत्र में काफी कार्य जो है जिसे देखा गया है, और अपना रोजगार जो है यहाँ पे असंगठित क्षेत्र में जो है आपको ग्रामीण का भी मिलेगा। देखो ग्रामीण क्षेत्र है ना, तो यहाँ पे भी बताया गया। तो अब आपको ग्रामीण के बजाय अब शहरी का भी बता रहे हैं। तो शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता, काम करने वालों और सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों और वस्त्र निर्माण करने वाले और कबाड़ उठाने वालों से रचित है। तो इसमें कौन से आते हैं? शहरों में जो परिवहन में कार्यरत हैं, आकस्मिक श्रमिक हैं, सड़कों पर जो है ठेले वेले रेहड़ी और दुकान लगा के काम करते हैं, सिर पर बोझा ढो के काम करते हैं, ठीक है, वस्त्र निर्माण कारखाने में काम करते हैं, कबाड़ उठाते हैं, सारे के सारे इस से रचित हैं। और लघु उद्योग को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पादन के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। अतः ये सभी कारक श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक शोषण की तरफ इशारा करते हैं। कंक्लूजन निकाल दिया। अथवा में मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक विकास नापने वाले मूलभूत अवयव
जो है हमें बताने हैं। तो मानव विकास सूचकांक HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है अथवा अविकसित है। समझ में आया मानव विकास सूचकांक का क्या है। अब इसमें जो है इसको गणना की बात करते हैं। तो मानव विकास सूचकांक के गणना के मूलभूत अवयव। मानव विकास सूचकांक के गणना जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत और ये दोनों जो है आपका औसत और अपेक्षित वर्ग। तो ये दो तरह से, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ग। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है मिलकर के एक ही पॉइंट बनाते हैं, लेकिन इनको अलग अलग काउंट किया जाता है। ध्यान रखना, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ग अलग निकाला जाता है और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष अलग निकाला जाता है, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा की जाती है। ध्यान रखना, ये पूरा लिखना पड़ेगा। जो मानव विकास के स्तरों पर देश को श्रेणीगत करने में उपयोग किया जाता है। ये जो पॉइंट्स आपने देखे, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत और अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है, इनके द्वारा जो है मानव विकास के स्तरों पर देशों को श्रेणीगत किया जाता है। और श्रेणीगत में हम बताते हैं कि वो विकासशील है, विकसित है, विकासशील है, विकसित है या फिर अविकसित है। ठीक है। जिस देश की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर जो कि आपको बताया मैंने ये वाला पॉइंट पूरा, एवं प्रति व्यक्ति आय जो कि आपका सकल राष्ट्रीय आय आती है, अगर अधिक होती है तो उसे उच्च श्रेणी प्राप्त होती है, यानी कि उसको हम विकसित देशों में शामिल कर देते हैं। और जिनकी थोड़ी सी कम होती है उनको विकासशील देशों में शामिल कर देते हैं, और जिनकी बहुत ज्यादा कम होती है उनको अविकसित देशों में शामिल कर देते हैं। एक देश उच्च स्तर का मानव विकास सूचकांक स्कोर करता है जब जीवन काल अधिक होता है, ठीक है, और शिक्षा का स्तर अधिक होता है और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अधिक होती है। इससे पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब अल हक द्वारा विकसित किया गया था, और इसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा देश के विकास को मापने के लिए किया गया था। ध्यान रखना है, इसका नाम याद रखना है, महबूब उल हक। ठीक है, ये आएगा क्वेश्चन MCQ में। अच्छा, जीवन प्रत्याशा। अब इसमें हम बताते हैं कि इसके जो मेन जो मूलभूत अवयव हैं उनके बारे में एक एक लाइन में। तो जीवन प्रत्याशा, मानव विकास सूचकांक का पहला घटक एक लंबा और स्वस्थ जीवन होता है, जिसको जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा जाता है। ठीक है, और दुनिया भर में जीवन प्रत्याशा लंबे समय तक चलने वाले अनुमानों के आधार पर ही इसकी गणना की जाती है। इसके बाद स्कूली शिक्षा के अपेक्षित और औसत वर्ष अलग अलग निकालते हैं। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष एक बार निकालेंगे, फिर स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष दूसरी बार निकालते हैं, तब जाके ये पॉइंट बनता है। तो इसको हम सब पॉइंट भी लिख सकते हैं कि स्कूली शिक्षा में, शिक्षा आपका दूसरा पॉइंट शिक्षा आ जाएगा। शिक्षा में एक स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और दूसरा औसत वर्ष, जरूरी नहीं है आप सीधा ही लिखें। मानव विकास सूचकांक का दूसरा घटक है जो स्कूल में प्रवेश की उम्र में बच्चों की स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों और वयस्क आबादी के स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों से मापा जाता है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय मानव विकास सूचकांक HDI का तीसरा घटक है, जिसमें किसी देश की मुद्रा को डॉलर की तुलना में मापा जाता है और फिर उनका निर्धारण किया जाता है कि वो क्या है, विकासशील हैं, विकसित हैं या फिर अविकसित हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको पूरा पॉइंट, बहुत है। इसके बाद आते हैं आपका सेकंड लास्ट अंतिम प्रश्न जो है आपके मानचित्र संबंधी प्रश्न जो है इसमें पूछा गया आपसे। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाया। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। और वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। और वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो इन पांचों क्वेश्चन के आंसर हम देखते हैं मानचित्र में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये दृष्टिबद्ध छात्रों के लिए केवल इनको नाम लिखने हैं, हमें मानचित्र बनाना होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है आपसे ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन यहीं पे हम इसी की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ? तो हमारा जो है अमृतसर। इसको हमने इस लाइन डॉट से दिखा दिया क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको डॉट से दिखाना है। ठीक है, तो आपको इस चिन्ह से दिखाना है, तो इसको आप ब्रैकेट में बंद करना ना भूलें। ठीक है, मैं अभी ब्रैकेट में मैंने बंद नहीं किया, आप ब्रैकेट में ऐसे ऐसे बंद कर दोगे। ठीक है, ऐसे 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 सबको बंद कर दो। क्लियर हुआ? तो ऐसे ऐसे मैंने बंद किया है, तो आप भी ऐसे ऐसे बंद कर दोगे। जो आपको एग्जामिनर बोलता है ना उसको करना ही करना है। तो यहाँ पर जो है आपका अमृतसर, ये वाला
ये आपका पंजाब है, पंजाब में अमृतसर है, ठीक है। अहमदाबाद में जो है आपका क्या हुआ था, दांडी जो है नमक वाला, गांधी जी ने नमक बनाया था दांडी में। जलियांवाला बाग हुआ था अमृतसर में। और नील की खेती करने वाले किसानों ने जो आंदोलन किया था वो किया था बिहार चंपारण में। और सूती मिल श्रमिकों ने जो सत्याग्रह किया था वो किया था दांडी में, सॉरी अहमदाबाद में। दांडी तो नमक वाला था, तो अहमदाबाद में, ठीक है। और अमृतसर तो मैंने बता दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड था आपका अमृतसर, गांधी जी ने नमक बनाया था दांडी में। उसके बाद में जो नील की खेती का सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वो था चंपारण में। और सूती मिल श्रमिकों ने जो सत्याग्रह किया था वो किया था अहमदाबाद में। और इसके बाद में जो है इसमें पूछा गया आपसे, दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था नागपुर में, ठीक है। तो ये हमारे सॉल्यूशन हुए इसके मानचित्र कार्य के ख पार्ट में आते हैं। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान जो है इस नाम से बताना है, सुंदरवन हो जाएगा। नर्मदा नदी पर जो बना हुआ बांध है सरदार सरोवर बांध है। महानदी जो है आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में है। झारखंड का कोयला क्षेत्र जो है हमें बता देंगे, हम अभी बताने वाले हैं। और भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन का नाम जो है हम बता देंगे। तो इन सारे क्वेश्चनों के आंसर नीचे देखते हैं। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यमों के लिए साइंस के पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए गए हैं, उनको जरूर फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। आप वीडियो को जरूर शेयर करें, बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप शेयर करें, भले ही लाइक ना करें, भले ही सब्सक्राइब ना करें, इसकी आवश्यकता नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन प्लीज शेयर करें ताकि दूसरे पूरे यूपी में ये सारे सॉल्यूशंस पढ़ने चाहिए बच्चों को, क्योंकि ये पेपर बहुत ही गजब बनाया गया है। जो पैटर्न चेंज किया गया है और जितने पेपर आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, गजब क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ये गजब क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर देखते हैं इसके आंसर को। तो पहला, पश्चिम बंगाल के एक उद्यान का नाम, तो मैंने अभी अभी आपको बताया सुंदरवन, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में हम सुंदरवन, और यहाँ पे दिया गया किस चिन्ह से दर्शाना है, तो बॉक्स बना के काट देना है। तो यहाँ पर मैंने इसको दर्शा दिया, बॉक्स बना के काट दिया, सुंदरवन दिखा दिया, ठीक है। सुंदरवन पहला। दूसरा, नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम, तो सरदार सरोवर बांध जो है हमें बताना है। तो नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध, और इसको इस चिन्ह से बताना था। देखो चिन्ह यहाँ पे, देखो यहाँ पे बताया गया चिन्ह, ठीक है। इस चिन्ह से, इसको इस चिन्ह से। अच्छा, महानदी को हमें छत्तीसगढ़ में दिखा देना है, ठीक है। तो महानदी जो हम छत्तीसगढ़ में दिखा देंगे, तो ये रहा महानदी का साइन, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में जो है आपसे पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है झारखंड का एक कोयला क्षेत्र जो है जिसको हमको त्रिभुज आकृति से दिखाना है। तो झारखंड का एक कोयला क्षेत्र जो हमने त्रिभुज आकृति से दिखाया है, झरिया खादान है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट, इसमें आपसे उत्तर भारत, ये तो हो गया, यहाँ पे आ जाइए। और इसके बाद में भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन का नाम, तो भारत के पूर्वी तट पे जो है विशाखापत्तनम जो है आपका कहाँ पे आ जाएगा, सॉरी विशाखापत्तनम नहीं, ये आपका पूर्वी में आ जाएगा, पारादीप, उड़ीसा, ठीक है। तो ये आपका उड़ीसा को इस केवल आयत से बनाना था। तो आपके सारे के सारे मैंने आंसर्स बता दिए। कंप्लीट सॉल्यूशन हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है यार। आप लोग पता नहीं कौन कौन से चैनल पे क्या रामायण पढ़ते हो, क्या देखते हो, क्या समझते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी हमारा काम है बच्चों को हेल्प करना और हम करते रहेंगे। आप जो है थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ और अच्छे चैनलों को चूज करो मैक्सिमम। आप और ध्यान दो कि आप जब कोई चैनल आपको देता है जब क्वेश्चन पेपर कि हाँ भैया ये क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया, अगर वो सॉल्व नहीं कराता है तो उस चैनल को आप बिल्कुल डिनाई कर दो, उसको देखना बंद कर दो। उसमें जब सॉल्यूशन नहीं दिया जाए तो उस चैनल किसी काम का नहीं है आपका, ठीक है। आप इस बात को समझें। आशा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों ने हेल्प लिया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपने शेयर भी कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।